Good morning to all of you and welcome back to Malan classes. I'm Dr. Ashok यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज आइए इस इम्पॉर्टेंट वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे राइबोसोम्स के विषय में। हम लोग राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, फंक्शंस को देखेंगे और साथ ही साथ राइबोसोम्स के असेंबली के विषय में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। The word ribosomes is derived from the ribo, which means the ribonucleic acid, and the somes from the Greek word soma, which means the body. राइबोसोम्स जो होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। राइबो जिसका मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड सोम्स जिसका मतलब होता है सोमा विच मीन्स द बॉडी। राइबोसोम्स आर टिनी स्फेरॉइडल टेंस पार्टिकल्स विच इज़ अबाउट 150 to 200 एंगस्ट्रॉन डायमीटर। राइबोसोम जो होता है एक छोटा सा स्फेरॉइड्स होता है, एक छोटा सा ग्रैनुलर पार्ट होता है, छोटा सा ग्रैनुलर पार्टिकल्स के रूप में देखा जाता है, जिसके डायमीटर की अगर हम बात कर लें तो 150 से लगभग 200 एंगस्ट्रॉन डायमीटर का होता है। दैट आर प्राइमरीली फाउंड इन द मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक सेल्स। अर्थात ये जिसमें देखा जाता है राइबोसोम्स कहाँ देखने को मिलेगा, आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को मिलता है। दे आर साइट्स ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। जो राइबोसोम्स होता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, राइबोसोम्स के द्वारा होता है। ये इसका बेसिक फंक्शंस है। दे आर स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग अप्रॉक्सीमेटली equal amount of the RNA and protein and serves as the scaffold for the ordered interactions of the numerous molecules involved in the protein synthesis. very most important। अगर इसके स्ट्रक्चर्स की बात कर लें तो इसके स्ट्रक्चर केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो राइबोसोम्स में आरएनए और प्रोटीन का एक इक्वल अमाउंट देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये किसका बना होता है, राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन का बना होता है। आरएनए एंड प्रोटीन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। अगर इसके हम एक इम्पॉर्टेंट फंक्शंस की बात करें तो ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस के समय बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट करके क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को परफॉर्म करता है। तो प्रोटीन निर्माण के समय बहुत सारे जो न्यूमरस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन करना इनका काम होता है। और ये राइबोसोम्स अगर हम केमिकली देखें तो राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है, अर्थात आरएनए और प्रोटीन के इक्वल अमाउंट से इनका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। द राइबोसोम्स अकर्स इन सेल बोथ प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक सेल। राइबोसोम जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि राइबोसोम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को मिलता है। इन प्रोकैरियोटिक सेल द राइबोसोम्स ऑफन अकर्स फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। और प्रोकैरियोट में अगर हम देखें, चूँकि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियाइड पाया जाता है, तो वहाँ कोई डिवाइडेशन नहीं है बिटवीन द साइटोप्लाज्म एज वेल एज द न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर फ्रीली देखने को मिलता है। तो वहाँ राइबोसोम्स क्या होता है, फ्री स्टेट में फ्लोटिंग करता रहता है, घूमता रहता है, ठीक। अर्थात वहाँ किसी प्रकार की कोई बाउंड्री देखने को नहीं मिलती है। अगर वहीं हम यूकैरियोटिक बात कर लें तो इन यूकैरियोटिक सेल द राइबोसोम्स आइदर अकर्स फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म और रिमेन्स अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि प्रोकैरियोट के अंदर ये बिल्कुल साइटोप्लाज्म में फ्री स्टेट में देखने को मिलता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम या तो साइटोप्लाज्म में फ्री स्टेट में देखने को मिलेगा या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से अटैच होता है ना। अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच भी मिलता है राइबोसोम और या फिर फ्री स्टेट में साइटोप्लाज्म के अंदर भी देखने को मिलता है। राइबोसोम के अंदर या राइबोसोम के सरफेस पे जब अटैच होता है, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे जब राइबोसोम अटैच होता है तो उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। द लोकेशन ऑफ द राइबोसोम्स इन द सेल डिटरमाइंड व्हाट काइंड ऑफ द प्रोटीन इट मेक्स। अर्थात सेल के अंदर राइबोसोम्स की उपस्थिति यह बताती है कि यह किस प्रकार का प्रोटीन बना रहा है। If the ribosomes are floating freely throughout the cell, it will make protein that will be utilized within the cell itself। अगर राइबोसोम्स किसी सेल के अंदर फ्रीली फ्लोटिंग कर रहा है, फ्रीली अर्थात फ्री स्टेट में देखने को मिल रहा है, तो वहाँ जो प्रोटीन का निर्माण करेगा राइबोसोम वो उस सेल के लिए खुद के लिए यूटिलाइज होता है। अर्थात वो सेल खुद ही यूटिलाइज करेगा उस प्रोटीन को जो राइबोसोम्स के द्वारा बनाया जा रहा है। अगला यहाँ से देखते हैं, व्हेन राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज़ रिफर्ड टू एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ईआर। अगर राइबोसोम
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से अटैच होता है, तो उस प्रकार के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कहते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं या ER कहते हैं। प्रोटीन मेड ऑन द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर यूज्ड फॉर यूजेज इनसाइड द सेल्स और आउटसाइड द सेल। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना हुआ जो प्रोटीन होता है, अर्थात इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए जो राइबोसोम होते हैं, उनके द्वारा जब प्रोटीन का निर्माण होता है तो उस प्रोटीन का प्रयोग या तो सेल के इनसाइड होगा या आउटसाइड भी हो सकता है, अर्थात सेल के अंदर बाहर दोनों जगह प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन अगर साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री स्टेट में पाया गया राइबोसोम है तो वहाँ वो कोशिका, वो सेल अपने लिए खुद उस प्रोटीन का यूटिलाइजेशन कर लेती है। द नंबर ऑफ द राइबोसोम्स इन द सेल डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी ऑफ द सेल। राइबोसोम की मात्रा जो होती है, राइबोसोम्स का जो संख्या होता है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा सेल कितना ज़्यादा एक्टिव है। जिस कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा होता है, अर्थात प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, वहाँ राइबोसोम की उपस्थिति ज़्यादा पाई जाएगी, है ना। तो जो सेल जितना ज़्यादा एक्टिव रहेगा फॉर द पर्पज ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, वहाँ राइबोसोम्स की उपस्थिति ज़्यादा देखने को मिलेगी, इसलिए कि प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम्स ही करता है। तो राइबोसोम्स के ज़्यादा आपको पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, ग्रेन्यूल्स देखने को मिल जाएंगे वहाँ जहाँ प्रोटीन ज़्यादा, जहाँ सेल ज़्यादा एक्टिव है। On average in the mammalian cell there can be about 10 million राइबोसोम। अगर हम एक एवरेज देखें मेमेलियन सेल के अंदर, तो राइबोसोम्स की कितनी मात्रा देखने को मिलती है, कितनी संख्या देखने को मिलती है, 10 मिलियन राइबोसोम देखने को मिल जाते हैं। कहाँ, मेमेलियन सेल के अंदर। राइबोसोम्स इज मेड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स ऑफ द RNAs एंड द प्रोटीन। जैसा कि हम लोगों ने अभी बात किया कि जो राइबोसोम्स होता है वो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है, अर्थात RNA और प्रोटीन के इक्वल अमाउंट देखने को मिलते हैं। देयरफॉर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहते हैं। अराउंड 37 to 62% ऑफ द RNA इज कंप्राइज्ड ऑफ RNA एंड रेस्ट ऑफ द प्रोटीन। अगर हम टोटल अमाउंट की बात करें तो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन में अगर हम देखें तो 37 से लेकर 62% तक जो है RNA पाए जाते हैं, और जो शेष होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। तो मैक्सिमम अमाउंट में क्या पाए जाएंगे, RNAs देखने को मिलते हैं। आइए अब इनके स्ट्रक्चर पर हम डिस्कस कर लेते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ईच राइबोसोम्स इज डिवाइड इनटू 2 सब यूनिट। प्रत्येक राइबोसोम्स के 2 सब यूनिट होते हैं, एक स्मॉल सब यूनिट होता है, दूसरा लार्जर सब यूनिट होता है। आइए अगर हम बात करें स्मॉलर सब यूनिट के विषय में, विच बाइंड्स टू अ लार्जर सब यूनिट्स एंड द mRNA पैटर्न। अब अगर हम ये देखें इस फिगर के माध्यम से, आप देखिए कि जो स्मॉलर सब यूनिट है ये वाला, ये स्मॉलर सब यूनिट किससे जुड़ा होता है, लार्जर सब यूनिट के साथ मैसेंजर RNA से जुड़ा होता है। अर्थात छोटा वाला जो सब यूनिट होता है ये बड़े वाले सब यूनिट और mRNA के पैटर्न पर जुड़ा होता है, ठीक। वहीं अगर लार्जर सब यूनिट की बात करें तो विच बाइंड्स द tRNA अमीनो एसिड एंड द स्मॉलर सब यूनिट। तो बड़ा वाला जो है ये, इसको आप देखिए कि ये बड़ा वाला किससे जुड़ा है, स्मॉलर सब यूनिट से जुड़ा है, tRNA से जुड़ा हुआ है और अमाइनो एसिड से जुड़ा हुआ है ना। तो ये जो बड़ा लार्जर सब यूनिट है ये स्मॉलर सब यूनिट के साथ साथ tRNA और अमाइनो एसिड के साथ जुड़ा होता है, ठीक। तो ये जो है ये इसका स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है। प्रोकैरियोट्स हैव 70 S राइबोसोम्स रिस्पेक्टिवली, सब यूनिट्स कंप्राइजिंग द लिटिल सब यूनिट ऑफ 30 S एंड द बिगर सब यूनिट ऑफ 50 S। अर्थात प्रोकैरियोट में अगर हम देखें तो 70 S प्रकार के राइबोसोम देखने को मिलते हैं, जिसके 2 सब यूनिट अगर हैं तो छोटा वाला सब यूनिट 30 S का होता है और बड़ा वाला सब यूनिट जो होता है वो 50 S का होता है ना। अगर वहीं हम ये देखें कि जो ये 30 S है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 30 S सब यूनिट्स, अर्थात छोटा वाला सब यूनिट में 60 S RNA होता है और प्रोटीन होता है। तो छोटा वाला सब यूनिट जिसको हम 30 S कह रहे हैं ये 16 S rRNA प्लस प्रोटीन का मिलकर बना होता है। वहीं लार्जर सब यूनिट की अगर हम बात करें जो 50 S है, इसमें 5 S rRNA 23 S rRNA प्लस प्रोटीन होता है। क्या होता है, अर्थात 5 S rRNA 23 S rRNA एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये तो रही प्रोकैरियोट की बात। अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट में कितने 80 S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जिसके 2 सब यूनिट हो जाते हैं। छोटे वाले सब यूनिट को हम 40 S कहते हैं और बड़े वाले सब यूनिट को हम 60 S कहते हैं। अब 40 S वाले की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो 40 S छोटा वाला सब यूनिट है, इसमें
80s rRNA और प्रोटीन मिलता है ना, अर्थात ये 18s rRNA और प्रोटीन से मिलकर बना है कौन सा, छोटा वाला सब यूनिट जो 40s होता है। वहीं बड़े वाले सब यूनिट की बात करते हैं, 16s जो होता है 60s rRNA, ये किसका बना होता है, ये 28s rRNA, 5.8s rRNA, 5s rRNA और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो इसमें क्या होता है, इसके 3 अलग अलग पार्ट हैं, अर्थात 28s rRNA, 5.8s rRNA, 5s rRNA प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है कौन वाला, बड़ा सब यूनिट यूकैरियोटिक, जिसको हम 60s कहते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए फिगर के माध्यम से थोड़ा सा और कंफर्म हो जाता है। ये देखिए प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, इसको हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कह रहे हैं, इसको यूकैरियोटिक राइबोसोम। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के 2 सब यूनिट है, छोटा वाला 30s होता है, बड़ा वाला 50s होता है। तो 30s में अगर हम देखें बच्चों, तो ये देखिए 16s rRNA और प्रोटीन से मिलकर बना है। वहीं बड़े वाले सब यूनिट की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए 5s rRNA, 23s rRNA और प्रोटीन का मिलकर बना होता है। वहीं यूकैरियोट में चलकर देखते हैं हम, तो इसके क्या होते हैं, बड़ा वाला सब यूनिट 60s का होता है, छोटा वाला 40s। तो 40s में अगर हम देखें छोटे वाले में, तो ये देखिए 18s rRNA प्लस प्रोटीन का मिलकर बना होता है। वहीं 16s की बात करें तो 5s rRNA, 5.s rRNA, इसको थोड़ा सा ऐसे देखिए, 5s rRNA, 5.8s rRNA, 28s rRNA प्लस प्रोटीन का मिलकर बना होता है ना। तो ये रहा केमिकल कंपोजिशन किसका, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम्स का। द डिफरेंसेस बिटवीन द राइबोसोम्स ऑफ बैक्टीरियल एंड यूकैरियोटिक, the differences between the ribosomes of bacteria and the eukaryotic are used to create antibiotics that can destroy bacteria infections without harming human cells, है ना। द राइबोसोम्स सीन इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोट्स आर कंप्राइजिंग ऑफ बिग एंड लिटिल सब यूनिट्स कंपोज्ड ऑफ द प्रोटीन इनसाइड द 70s पार्टिकल्स। अर्थात यह यूकैरियोटिक सेल के अंदर हम देखें तो 70s प्रकार का राइबोसोम कुछ ऑर्गेनेली में भी देखने को मिलता है, सच एज द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो यूकैरियोटिक सेल में तो 80s प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन उसी यूकैरियोटिक सेल के जो ऑर्गेनेली हैं, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट कर रहे हैं बच्चों, वहाँ 70s प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं जो रिजेंबल करते हैं, जो सिमिलरिटीज़ रखते हैं किससे, बैक्टीरिया के साथ। तो जिस प्रकार से बैक्टीरिया में 70s प्रकार के राइबोसोम देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार से यूकैरियोटिक सेल के अंदर हम देखें तो उनके ऑर्गेनेली के रूप में अगर हम देखें तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70s प्रकार के राइबोसोम देखने को मिलते हैं। The ribosomes share a core structure that is similar to all ribosomes despite different in its size। अगर राइबोसोम्स की हम ये कोर स्ट्रक्चर्स की बात करें बच्चों, तो राइबोसोम्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब में लगभग सिमिलर होता है, लेकिन अगर उनके हम साइज़ की बात करें तो साइज़ जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक ना। तो सब में साइज़ तो डिफरेंट दिख जाएगा, लेकिन शेप जो होता है सब में बिल्कुल सिमिलर होता है, किसी में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है। द टू सब यूनिट्स फिट्स टुगेदर एंड वर्क एज वन टू ट्रांसलेट द mRNA इनटू द पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। दोनों सब यूनिट्स की अगर हम बात करें तो दोनों सब यूनिट्स आपस में फिट रहते हैं, और वो प्रोटीन सिंथेसिस के समय क्या करते हैं, mRNA के द्वारा, mRNA के टेम्पलेट पर क्या करते हैं, mRNA के बाद या mRNA के बाद वो क्या करते हैं, ट्रांसलेशन का काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। तो एक बार इसको फिर से देखिए, द टू सब यूनिट्स फिट्स टुगेदर एंड वर्क एज ऑन द ट्रांसलेट द mRNA इनटू द पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। अर्थात दोनों सब यूनिट्स आपस में फिट होकर ट्रांसक्रिप्शंस के बाद जब mRNA बन जाता है तो mRNA का ट्रांसलेशन होता है और फिर प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस किसके द्वारा होता है, राइबोसोम्स के द्वारा होता है। दोनों सब यूनिट्स आपस में फिट हो जाते हैं, और फिट होने के बाद ट्रांसलेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। तो कब होता है, साइटोप्लाज्म में कब होता है, एट द टाइम ऑफ द ट्रांसलेशन के समय प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और उसके लिए इम्पॉर्टेंट जो एक कैटलिस्ट होता है उसको हम मैग्नीशियम आयन कहते हैं, है ना। तो जो न्यूक्लियोलस के अंदर, अगर हम इसके असेंबली की बात करें बच्चों, तो न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोमल सब यूनिट्स का फॉर्मेशन होता है, अर्थात दोनों सब यूनिट जो होते हैं वो न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, वहाँ rRNA क्या होता है, rRNA प्लस प्रोटीन दोनों मिलकर क्या करते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और वो जो है rRNA वहाँ से निकल कर आता है, और फिर वो साइटोप्लाज्म में क्या करता है, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया कंप्लीट करता है, और वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होता है विद द हेल्प ऑफ द मैग्नीशियम आयन। तो ये इसकी असेंबली होती है, ठीक।
because they are formed from two subunits of non-equal size, they are slightly longer in the axis than the diameter. चूँकि ये दोनों सब यूनिट्स जो होते हैं वो नॉन इक्वल होते हैं, क्योंकि एक स्मॉलर सब यूनिट होता है, एक लार्जर सब यूनिट होता है, तो ये क्या होते हैं, इनका जो एक्सिस होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है कंपेयर देन द डायमीटर, अर्थात इनके डायमीटर से इनका एक्सिस जो होता है वो लंबा होता है ना, क्योंकि ये नॉन इक्वल साइज के होते हैं। क्योंकि एक बड़ा सब यूनिट है, एक छोटा सब यूनिट है, तो इनका जो एक्सिस होता है वो लॉन्गर होता है कंपेयर देन इन द कंपेरिजन ऑफ डायमीटर, डायमीटर की अपेक्षा वो बड़ा होता है। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस व्हेन मल्टीपल राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू द सेम mRNA स्ट्रैंड, द स्ट्रक्चर इज नोन एज द पॉलीसोम। प्रोटीन सिंथेसिस के समय जब राइबोसोम्स के मल्टीपल फॉर्म जुड़े होते हैं, बहुत सारे राइबोसोम्स एक साथ जुड़े होते हैं, तो एमआरएनए के इस स्ट्रैंड को हम पॉलीसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीसोम। तो एक बार इसको फिर समझिए, प्रोटीन सिंथेसिस के समय जब राइबोसोम्स के मल्टीपल फॉर्म, कईयों राइबोसोम जब एमआरएनए के स्ट्रैंड से जुड़े होते हैं, तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम पॉलीसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीसोम कहते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ राइबोसोम। It assembles amino acids to form protein that are the essential to carry out the cellular functions. ये बहुत सारे अमीनो एसिड्स को अपने साथ असेंबल करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, और यह प्रोटीन सेल के बहुत सारे सेलुलर फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो हमारे सेल के वाइटल एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए, सेलुलर फंक्शंस को चलाने के लिए बहुत सारे अमीनो एसिड्स एक साथ असेंबल होकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं, है ना। तो ट्रांसलेशन किसके द्वारा होता है? राइबोसोम्स के द्वारा होता है। प्रोटीन का सिंथेसिस कौन कराता है? राइबोसोम। तो इसका सबसे बेसिक फंक्शन क्या है? दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन, अर्थात इसमें क्या होता है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइंड होते हैं और प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जो हमारे सेलुलर फंक्शंस के लिए, सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे सेल का फॉर्मेशन होना, हमारे सेल जितने भी डैमेज सेल हैं उनका रिपेयरिंग होना, इनके लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और ये प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम बनाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? द डीएनए प्रोड्यूसेस एमआरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ द डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए प्रोड्यूसेस एमआरएनए। तो देखिए क्या होता है कि जितने भी डीएनए होते हैं वो क्या करते हैं? एमआरएनए प्रोड्यूस करते हैं, और किस प्रोसेस के द्वारा? डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया न्यूक्लियस के अंदर होता है, जो कि ट्रांसलेशन की प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में होती है। तो कभी यूकैरियोटिक सेल में आप इंश्योर कर लीजिए कि कभी भी ट्रांसलेशन एज वेल एज द ट्रांसक्रिप्शन साइमल्टेनियसली नहीं होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया न्यूक्लियस के अंदर, जबकि ट्रांसलेशन की प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में देखने को मिलती है। तीसरा फंक्शन अगर हम देखें, द एमआरएनए इज सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस एंड ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म फॉर द प्रोसेस ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। जैसा कि अभी मैंने बताया कि एमआरएनए का संश्लेषण तो न्यूक्लियस में होता है, और फिर ये एमआरएनए ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है साइटोप्लाज्म में, और वहीं साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। ठीक। The ribosomal subunits in the cytoplasm are bound around the mRNA polymers, and the ribosomal subunits in the cytoplasm are bound around the mRNA polymer. तो जो राइबोसोमल सब यूनिट्स होते हैं कौन कौन? और जो बड़ा सब यूनिट अर्थात लॉन्गर सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, दोनों mRNA पॉलीमर से बाइंड होते हैं। जैसा कि इस फिगर में आप देखिए, एक बार हम चलते हैं फिर, ये देखिए मैंने क्या बताया, अभी हमने बताया कि ये स्मॉलर सब यूनिट और लॉन्गर सब यूनिट दोनों किससे बाइंड हुए हैं? ये mRNA से बाइंड होते हैं। ठीक। तो वही इसमें कहा गया है कि लॉन्गर सब यूनिट एज वेल एज द स्मॉलर सब यूनिट दोनों किसके साथ बाइंड होते हैं? mRNA के द्वारा बाउंड किए जाते हैं। mRNA पॉलीमर्स के द्वारा क्या होते हैं? बाउंड होते हैं। द tRNA देन सिंथेसाइजेस प्रोटीन, और tRNA क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को कंप्लीट करता है। तो आप इसको इंश्योर कर लीजिए कि दोनों सब यूनिट्स को जोड़ने के लिए कौन इंपॉर्टेंट होता है? mRNA, और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को कौन कंप्लीट कराता है? tRNA। तो tRNA, mRNA, rRNA तीनों मिलकर राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं, और साथ ही साथ प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। स्पीकर के माध्यम से आप देख सकते हैं। ठीक। इस पूरे प्रक्रिया को यहाँ समझाया गया है। तो देखिए ट्रांसलेशन की प्रक्रिया कहाँ देखने को मिल रही है? साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसलेशन की प्रक्रिया हो रही है, जबकि mRNA का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। ठीक। और tRNA ये सब बाहर आकर क्या करेंगे? देखिए tRNA तो प्रोटीन संश्लेषण में तीनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, rRNA, mRNA एंड tRNA। ठीक। आइए हम लास्ट की बात करें। द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन द साइटोप्लाज्म आर यूटिलाइज्ड इन द साइटोप्लाज्म इटसेल्फ।
अर्थात साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है ये साइटोप्लाज्म उसका यूटिलाइजेशन स्वयं करता है। तो साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन का संश्लेषण होगा वो वहाँ साइटोप्लाज्म खुद यूज करेगा, जबकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों जगह यूटिलाइज किए जाते हैं। आप इसको इंश्योर कर लीजिए कि साइटोप्लाज्म के अंदर अगर प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो वहाँ साइटोप्लाज्म खुद उस प्रोटीन का यूटिलाइजेशन करता है, लेकिन जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर उपस्थित राइबोसोम्स के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो उस प्रोटीन का यूटिलाइजेशन सेल के इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों तरफ होता है ना। द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय बाउंड राइबोसोम्स आर ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड द सेल। जैसा कि मैं अभी बताया कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लाइन क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर जो राइबोसोम पाया जाता है अगर उससे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन सेल के आउटसाइड भी किया जाता है। लेकिन अगर साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो उस प्रोटीन का यूटिलाइजेशन केवल साइटोप्लाज्म खुद करता है, इटसेल्फ करता है। इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। तो आज की वीडियो सेगमेंट्स में बच्चों हम लोगों ने राइबोसोम्स के विषय में बहुत अच्छे से देख लिया है। राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर को देखा, राइबोसोम के फंक्शन को देखा, राइबोसोम के असेंबली को देखा, इनके दोनों सब यूनिट को बहुत अच्छे से जान लिया है। उम्मीद है ये वीडियो सेगमेंट्स आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों ये वीडियो सेगमेंट्स आपको समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कमेंट बॉक्स में जाए और हमको ये आश्वस्त करें कि आपको समझ में आया कि नहीं। कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। तब तक मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट